गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पावर शेयरिंग चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वन शॉर्ट पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में आपको हम समझाए थे श्रीलंका, बेल्जियम, ब्रुसेल्स, इसके कैपिटल प्लस जितने भी कंट्रीज हैं उन सारे कंट्रीज में पावर शेयरिंग का क्या पॉजिटिव इफेक्ट था, और श्रीलंका अगर पावर शेयरिंग नहीं किया तो उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट आया। ठीक है, और बेल्जियम पावर शेयरिंग करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कितने बार चेंजिंग लाया। तो ये सारे टॉपिक समझने के लिए आप हमारे टॉपिक 1 पार्ट को देखें और समझ करके आए टॉपिक 2 पर। अब टॉपिक 2 पर हम लोग चलते हैं। तो पावर शेयरिंग चैप्टर में टॉपिक 2 में ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में भी मतलब कि पहले ही टॉपिक में ही आपको श्रीलंका और बेल्जियम का सारा एक्सप्लेनेशन बता दिया गया है, जिसमें श्रीलंका, उसका कैपिटल, श्रीलंका में पावर शेयरिंग क्यों नहीं किया गया और नहीं होने मतलब कि पावर शेयरिंग नहीं करने की वजह से उसका क्या निगेटिव इफेक्ट पड़ा। वहां पर सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। सिविल वॉर क्यों नहीं बंद हुआ, कर दें। ठीक है, अब पावर शेयरिंग होने से जो है बेल्जियम में तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, क्योंकि 1970 से लेकर 1993 में क्या हुआ था कि जो 4 बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में चेंजिंग आया, उस चेंजिंग की वजह से बेल्जियम ब्रुसेल्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वहां पर एक इनोवेटिव आइडिया लाया गया था। कौन सा गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाया गया था? कम्युनिटी गवर्नमेंट, ताकि वहां का डच बोलने वाले पर्सन, फ्रेंच बोलने वाले पर्सन और जर्मन बोलने वाले पर्सन के बीच में आपस में कोई कल्चरल क्लैश ना हो। उसके लिए अलग से मिनिस्ट्री बना दिया गया, जिसमें इक्वल नंबर में सेम मिनिस्टर्स को रखे गए, मतलब इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स को रखे गए, ताकि बेल्जियम में, ब्रुसेल्स में डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले पर्सन को एलिनेशन फील ना हो, जैसा कि उन सबको श्रीलंका में हो रहा था। बाकी लोगों को, जैसे तमिल लोगों को, जो इंडियन तमिल्स थे या तो श्रीलंकन तमिल्स थे। अब उसके बाद का हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। फर्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है पोटेंशियल रीजंस, मतलब पावर शेयरिंग का रीजन क्या है, क्यों पावर शेयरिंग करना चाहिए। फिर इसका हम लोग मोरल रीजंस भी पढ़ेंगे। पोटेंशियल रीजन में क्या लिखा हुआ है कि पोटेंशियल रीजन स्टेट्स दैट पावर शेयरिंग वुड ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स बाय हेल्पिंग टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट। ये आपको बताई थे कि जब पावर शेयरिंग कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, खत्म नहीं बोल सकते हैं, कम हो जाएगा। किनके बीच में? बिटवीन द सोशल ग्रुप्स एंड पावर शेयरिंग, मतलब सोशल ग्रुप्स के बीच का पूरा कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। एंड पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर थ्रू आउट यूनिटी ऑफ द नेशन। मतलब इसमें पूरे कंट्री के सारे लोग क्या रहेंगे, यूनाइट भी रहेंगे। कंट्री के सारे लोग क्या रहेंगे, यूनाइट, जिसके वजह से कंट्री में जितने भी अलग अलग रिलीजन के, मतलब डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, उनके में कास्ट भी अलग अलग है। नेशनैलिटी मान लेते हैं कि इंडियन है, लेकिन फॉरेन कंट्री से कोई पर्सन अगर यहाँ पर रह रहा है सिटीजनशिप लेकर, तब तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर आ रहा है टूरिस्ट एक्टिविटी करने, घूमने फिरने, तो उस कंडीशन में उसका नेशनैलिटी तो इंडियन नहीं होगा, लेकिन वो तब भी हम लोगों के डिफरेंट रिलीजन और कास्ट के साथ कुछ दिन तक सरवाइव करता है। तो अगर पावर शेयर्ड रहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही नहीं है। जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्टेबिलिटी बना रहेगा। कंट्री में जितने भी रहने वाले अलग अलग डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, उन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सबको इक्वल राइट्स दे दिए जाएंगे, सबके लिए मिनिस्टर्स बनाए जाएंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, ताकि प्रॉब्लम हो ही ना। प्रॉब्लम होगा भी तो सॉल्व हो जाएगा। अब प्रूडेंशियल रीजन के बाद मोरल रीजन्स में चलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि मोरल रीजन्स अपलोड पावर शेयरिंग द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब ये डेमोक्रेसी का बिल्कुल स्पिरिट है। ठीक है, स्पिरिट मतलब क्या होता है? स्पिरिट मतलब हो गया ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल इंटरनल मेमोरी, मतलब आत्मा का काम कर रहा है। ठीक है, और डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, मतलब डेमोक्रेटिक एरियाज में क्या है कि जो पावर शेयर करेंगे उसके वजह से क्या होगा, वो अफेक्टेड होगा। ठीक है, वहां के लोग तो अफेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा। बिटवीन पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड एंड हैव इक्वल पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। अब यहां पर लिखा ही हुआ है क्या, इक्वल पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट, मतलब जो भी मिनिस्ट्री बनेगा उसमें सारे अलग अलग डिफरेंट रिलीजन के लोग, ठीक है, रहेंगे, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर रिलीजन पे कोई भी बहुत ज्यादा प्रेशर तो बनेगा नहीं, क्योंकि मिनिस्ट्री में सारे रिलीजन के लोग हैं, कुछ अलग अलग फील्ड के लोग हैं, जिसके वजह से वो अपने एरियाज में रहने वाले जितने भी पर्सन हैं, पूरे कंट्री में जितने पर्सन हैं, उनको कभी भी कोई पार्शियलिटी फील नहीं होगा। क्योंकि अगर पार्शियलिटी फील होना शुरू हो गया मतलब वो एलिनेशन बन जाएंगे। ठीक है, एलिनेशन का प्रोसेस होने लगेगा, वो अपने आप को एक दूसरे से अलग समझने लगेंगे, और जैसे ही वो अलग समझने लगेंगे तो सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन पहले ही अगर हम लोग पावर शेयरिंग कर दिए
क्या कर दिए, पावर शेयरिंग कर दिए, तो उस कंडीशन में उन लोगों को एलिनेशन फील नहीं होगा, सिविल वॉर स्टार्ट नहीं होगा और कंट्री एकदम इजीली रन करता रहेगा और वहां के रहने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ अ गुड डेमोक्रेसी। तो गुड डेमोक्रेसी का क्या प्रिंसिपल है, तो लिखा हुआ है कि दैट पावर ऑफ ए गवर्नमेंट मस्ट नॉट वेस्ट इन वन पर्सन और अ ग्रुप, मतलब जो भी पावर है गवर्नमेंट का वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास नहीं होना चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस के पास वो पावर नहीं होना चाहिए, वो पावर डिवाइडेड होना चाहिए, सबके पास कुछ ना कुछ पावर होना चाहिए। हर मिनिस्ट्री के पास या हर मतलब कि जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, हर एक पर्टिकुलर पर्सन को उसमें अलग अलग मिनिस्ट्री दिया गया है, उनके पास राइट्स है, तो वो राइट्स वो रिलीजन के बेसिस पे यूज नहीं कर सकते हैं, वो सबको इक्वल नजरिए से देखेंगे ताकि जो भी राइट्स बने वो सब के लिए बने, सारे रिलीजन के लिए बने। फिर लिखा है कि दैट पीपल आर सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, और जितने भी लोग रहेंगे वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल ग्रुप से हो, उन सबके पास भी इक्वल राइट्स होगा। दैट ड्यू टू रिस्पेक्ट टू गिवन डाइवर्स ग्रुप्स एंड एवरीवन शुड हैव अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज। और जब ऐसा होगा तो पब्लिक के लिए जो भी पॉलिसी बनेगा, ठीक है, जो भी नए नए पॉलिसीज पब्लिक के लिए बनेंगे वो इक्वालिटी के साथ बनेंगे। इसके साथ बनेंगे, इक्वालिटी के साथ, उन सब में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तभी उस कंट्री के लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट पे, क्योंकि गवर्नमेंट तो मान लीजिए इलेक्शन के बाद चेंज हो जा रहा है या नहीं भी चेंज हो रहा है, तो वो तो हम लोग के ऊपर है। अगर हम लोग पर्टिकुलर के कंटिन्यूअस गवर्नमेंट को वोट देते रहेंगे तो वही जीतते रहेंगे। अगर अच्छे वर्क कर रहे हैं तो हम लोग वोट देके उनको भी जिता सकते हैं। अगर वो अच्छा वर्क नहीं कर रहे हैं तो वोट हम लोग उनको ना देकर एक दूसरे पार्टी को एक मौका देंगे ताकि वो हम लोग के लिए अच्छा वर्क कर सके। लेकिन जो प्रेजेंट रूलिंग पार्टी है, ठीक है, और जो अपोजिशन पार्टी है जो रूलिंग में आना चाहता है, वो सारे लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पूरे कंट्री में इक्वालिटी लाना। और यही इक्वालिटी लाने के लिए वो क्या करते हैं, मिनिस्ट्री में अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट के लोग को रखते हैं ताकि ये ना समझ में आए लोगों को कि हमारे साथ पार्शियलिटी हो रहा है, ठीक है। तो पार्शियलिटी का हटाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पार्शियलिटी हटाने से? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, पार्शियलिटी हटाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पार्शियलिटी कम करेंगे तभी कंट्री इजीली सर्वाइव कर पाएगा ना। पार्शियलिटी अगर करते रहेंगे तो ये तो प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा तो सिविल वॉर की तरफ जाएंगे और वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो पार्शियलिटी कम करना है और इक्वालिटी को बढ़ाना है। ये किसके थ्रू पॉसिबल हो सकता है? सिर्फ पावर शेयरिंग के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू? पावर शेयरिंग। अब नेक्स्ट में लिखा हुआ है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इसके पहले हम लोग एक टॉपिक देख लेंगे, जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में चल रहे हैं या दूसरे कंट्रीज में भी है, तो हर कंट्रीज के लिए गवर्नमेंट का फॉर्म अलग अलग होता है, ठीक है। इलेक्शंस अलग अलग होते हैं, इलेक्शन के टेन्योर्स अलग अलग होते हैं। किसी कंट्री में 5 साल में इलेक्शन हो रहा है, किसी कंट्री में 6 साल में इलेक्शन होता है, ठीक है। ये तो हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग है। तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अगर हम लोग यहां देखेंगे तो मेनली 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर रहेगा, ठीक है, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट। ये पहला डिवीजन हो गया। दूसरा डिवीजन क्या होगा कि जो भी पावर डिवाइडेड है, तो जो सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट का डिवीजन है, ठीक है, कौन सा? सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। क्या बोलेंगे? वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। और इसी को बोलते हैं फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म ही हम लोग के सिविक्स का सेकंड चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? सेकंड। पहला चैप्टर था पावर शेयरिंग जो पढ़ रहे हैं अभी, और सेकंड चैप्टर कौन सा पढ़ना है? फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का दूसरा नाम क्या है? वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। उसके बाद अब पावर को हम लोग लेजिस्लेटिव, ये शायद नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है क्या? चल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और एक क्या है? जुडिशियरी। इस फॉर्म में जब पावर डिवाइडेड रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। और तीसरा होता है यहां पर कौन सा गवर्नमेंट है? कोalition गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट है?
कोalition गवर्नमेंट। तो 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गए, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, और एक हो गया कोalition गवर्नमेंट। तो कोalition गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? कोalition गवर्नमेंट का मतलब होता है गठबंधन की सरकार। ठीक है, गठबंधन का मतलब क्या है कि कुछ पार्टीज आपस में ग्रुप बनाकर जब कंट्री को रूल करेंगे, रूल का मतलब रन करवाएंगे, तब उसको हम लोग कोalition गवर्नमेंट बोलेंगे। जैसे इंडिया में जैसे जो इलेक्शंस हो रहे हैं, टोटल 545 सीट्स पे इलेक्शन हुए। अब 545 सीट्स जो मान लेते हैं कि हम लोग इसको, या 500 ही मान लेते हैं, किसी कंट्री में टोटल लोकसभा सीट्स कितना है? 500। अब जो है यहाँ पर इलेक्शन हुआ, हम लोग वोट देने गए। इलेक्शन में वोट देने के बाद क्या हुआ? 240 सीट्स, कौन सा सीट्स? 240 सीट्स मिल गया पार्टी ए को। पार्टी बी जो था उसको भी कितना मिल रहा है? लगभग 245 सीट्स मिल रहा है। कितना सीट्स मिल रहा है? मान लेते हैं कि 243 सीट्स समझ लेते हैं। ठीक है, 243 सीट्स मिला पार्टी बी को। और जो एक पार्टी सी था उसको कितना सीट्स बच गया? यहाँ पर अगर हम लोग इन दोनों को मैच करवाएं तो कितना सीट्स बच रहा है? इधर बच रहा है 10 और उधर बच रहा है 7, मतलब 17 सीट्स अभी भी हैं जो पार्टी किसको मिला है? सी को मिला है। अब इस कंडीशन में अगर हम लोग ध्यान दें तो कोई भी पार्टी मेजोरिटी तो बना रहा है, लेकिन अगर ये 17 सीट्स वाला जो पार्टी है, अदर्स इसको बोलते हैं, जैसे हिंदी में निर्दलीय। ठीक है, क्या बोलेंगे? निर्दलीय बोलेंगे। तो 17 सीट्स जिसके पास है वो क्या कर सकता है? किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ ऐड हो सकता है, कोलाइट हो सकता है, जुड़ सकता है। तो 17 सीट्स वाला बोल दिया कि भैया जो है हम आपको अपना समर्थन दे रहे हैं। तो ए जो है किसके साथ कोलाइट हो गया? सी के साथ। 240 और प्लस 17 ऐड हो गया, कितना बना दिया? 257। इस कंडीशन में ये मेजोरिटी पार्टी बन गया, क्योंकि हाफ से ज्यादा वोट इसके पास है। इस कंडीशन में ये क्या होगा? रूलिंग पार्टी बन जाएगा, ये तो जीत जाएगा। अब अगर यही 17 इसके साथ ऐड हो जाता, किसके साथ? इसके साथ, तो ये टोटल कितना बना लेता? 60। ठीक है, बी और सी अगर ऐड कर देंगे टोटल कितने सीट्स बन गए? 60, और इसके पास कितने थे? 240। इस कंडीशन में ये हार जाता और ये जीत जाता, तो वो रूलिंग पार्टी बन जाता। ठीक है, तो चाहे ए सी के साथ ऐड हो, चाहे बी सी के साथ ऐड हो, तो जब दो अलग अलग पार्टीज के लोग आपस में ऐड हो जाते हैं और पूरे कंट्री को रन करवाने के लिए हेल्प करते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोalition गवर्नमेंट, मतलब गठबंधन की सरकार। ठीक है, जैसे इंडिया में अभी जैसे पार्टीज हैं, ठीक है, अभी जो भी रूलिंग पार्टी चल रहा है जैसे बीजेपी, तो बीजेपी पार्टी नहीं है। बीजेपी पार्टी अपना यूनिलैटरल पार्टी है, सिंगल पार्टी है, लेकिन वो क्या किया? बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीज को ऐड कर लिया है। क्या कर लिया है? ऐड कर लिया है। और इस कंडीशन में जो है यहां पर दो अलग अलग पार्टीज आपको देखने को मिलेंगे। एक जिसमें कांग्रेस का पार्टी है, जिसका नाम क्या रखे सब? इंडिया गठबंधन। ठीक है, अलग अलग पार्टीज को जोड़ के एक पार्टीज ये बनाया। ठीक है, क्या बनाया? इंडिया। और एक बनाया क्या? एनडीए पार्टी। तो जो हम लोग बीजेपी गवर्नमेंट अभी रूलिंग पार्टी में चला रहे हैं, ये सारे क्या है? बीजेपी इसमें मेन पार्टी है, और बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीज को ऐड कर दिया। और इंडिया में जो है मेन पार्टी कौन है? कांग्रेस। और ये भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीज को ऐड कर दिया, लेकिन तब भी ये इलेक्शन हार गया। और इलेक्शन जीत कौन गया? एनडीए। अब जब ये इलेक्शन जीत गया तो इस कंडीशन में रूलिंग पार्टी बन गया। ये कौन सा पार्टी बन गया? रूलिंग पार्टी, जो रूल करेगा। ठीक है, और ये जो पार्टी है ये बन गया ऑपोजिशन पार्टी। कौन सा पार्टी बन गया? ये ऑपोजिशन पार्टी, मतलब ये इसके ऑपोजिट में रहेगा। ठीक है, अब ऑपोजिट में रहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग ये देखें कि रूलिंग पार्टी अगर वर्क कर रहा है तो ऑपोजिशन पार्टी का भी बहुत अच्छा वर्क है। उसमें क्या वर्क है? जैसे हर इलेक्शन के पहले आप देखे होंगे कि जो रूलिंग पार्टी, जो ऑपोजिशन पार्टी या जितने भी पार्टीज हैं, जो भी गठबंधन किए हैं नहीं किए हैं, सब वो सब इलेक्शन के पहले एक मैनिफेस्टो देते हैं। मैनिफेस्टो मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको वो बताएंगे कि जो बोलेंगे कि अगर हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो आपके लिए ये सारा वर्क करेंगे। तो ये दोनों पार्टीज देंगे, जो मेन पार्टीज मान लेते हैं ए है और ये बी है, दोनों पार्टीज के लोग अपना अलग अलग मैनिफेस्टो देंगे। ए वाला पार्टी अगर जीत जाता है, ए वाला पार्टी क्या हुआ? अगर जीत गया तो ये सारा मैनिफेस्टो जो ये पॉइंट बोला था कि हम आपके लिए ये करेंगे, तो ये जब जीत गया थी तो रूलिंग पार्टी बन गया, और ये हार गया तो ये ऑपोजिशन पार्टी बन गया। तो ऑपोजिशन पार्टी बार बार इसको रिमाइंडर देगा, याद दिलवाएगा कि भैया आप बोले थे कि आप ये वर्क करवाएंगे, अभी तक किए क्यों नहीं? तो ये हम ही लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, ये हम ही लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट
रूलिंग पार्टी में है वो अपने मैनिफेस्टो में जो भी बोला था वो ऑपोजिशन पार्टी उसको याद दिलाते रहेगा कि आप ये अभी तक वर्क किए नहीं है, तो वो उसको करने लगेगा। अब अगर बी वाला पार्टी जीत जाता तो ये रूलिंग पार्टी होता और ये ऑपोजिशन पार्टी होता, तो ये इसको याद दिलाता कि आप ये सारे पॉइंट्स बोले थे कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक के लिए काम करेगा, आप ये अभी तक नहीं किए हैं, तो वो उनको करना पड़ेगा। तो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों का होना जरूरी है। रूलिंग पार्टी तो रहेगा ही, अपोजिशन पार्टी का होना बहुत जरूरी है। वो याद दिलाते रहता है रूलिंग पार्टी को कि आपको ये वर्क करना है, तो ये हम ही लोगों के लिए बेनिफिशियल। तो अभी आप 3 टाइप के गवर्नमेंट पढ़े, ठीक है, कौन कौन सा? एक तो हो गया वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग मतलब फेडरलिज्म, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, और थर्ड क्या था? कोalition गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये इंडिया में अभी है 3 टाइप के गवर्नमेंट चल रहे हैं। फेडरलिज्म आपका सेकंड चैप्टर है, वो जब स्टार्ट होगा तो आप वो उसको समझ लीजिएगा। अब यहां पर ये क्वेश्चन है, ये क्या है? ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाई विच सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग कॉल्ड चेक्स एंड बैलेंसेस एंड व्हाई, मतलब ऐसा कौन सा पावर शेयरिंग का सिस्टम है, पार्ट है जिसको हम लोग चेक्स एंड बैलेंसेस बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं, दोनों पूछेगा। ठीक है, तो यह बोर्ड एग्जाम में बहुतों बार, मतलब 10 साल का अगर बोर्ड एग्जाम का पेपर आप देख लें तो ये 6 से 7 बार पूछा गया है। और ऑप्शनल वही पूछता है कि चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम किसको बोलते हैं, और अगर 2, 3, 5 मार्क्स में आ गया तो बोलेगा क्यों बोलते हैं। तो चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम पहला ही लिखा हुआ है, कौन सा? हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जो बताए थे आपको पीछे अभी, ये बताया ना कि ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट आता है। फेडरलिज्म वो सेकंड चैप्टर है, और ये है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है। तो इसी को हम लोग चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, कौन सा सिस्टम? चेक एंड बैलेंस। तो लिखा हुआ है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर शेयरिंग का, उसी को हम लोग बोलते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम, और इसमें आता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ठीक है, फिर लिखा है इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, मतलब ये अलाउ करता है कि अलग अलग लेवल जो है गवर्नमेंट के, वो क्या कर सके? सेम लेवल पे वर्क कर सके, लेकिन पावर अलग अलग होगा। In a democracy, ministers and government officials exercise power. They are responsible to the parliament or state assemblies. मतलब किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो मिनिस्टर है और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके पास पावर होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि वो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में पार्टिसिपेट करके हम लोगों के लिए अच्छे अच्छे रूल्स रेगुलेशन बनाएं। The judges appointed the executive can check the functioning of executive or laws made by the legislature. अब लेजिस्लेचर जो भी लॉज बनाया तो एग्जीक्यूटिव उसको चेक करते रहेगा कि ये लॉज लोगों के लिए अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, वो उसको लागू करवाएगा, इंप्लीमेंट करवाएगा, और अगर उसको इंप्लीमेंट करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, पहले क्या हुआ? लेजिस्लेचर लॉ बनना शुरू हुआ, बनना स्टार्ट हुआ, अप्लाई हुआ, जब उसको इंप्लीमेंट करवाने का बात आएगा तो एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इंप्लीमेंट हो गया, लागू हो गया। अब उस पर कोई भी क्राइम होगा तो जुडिशियरी उस पर अपना सुनवाई देगा। जुडिशियरी मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे कोर्ट्स। तो इसीलिए कोई भी लॉ बनने के पहले जो है लोकसभा, राज्यसभा में तो पहले पास होगा, उसके बाद पहुंचेगा प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट उसको पढ़ेंगे अच्छे से, हाँ भैया ये पॉइंट ठीक है, नहीं ये पॉइंट ठीक नहीं है, तो वो उसको बता देंगे कि ये पॉइंट आप चेंज कीजिए या तो इसको खत्म कर दीजिए। और जाके वो फिर सुप्रीम कोर्ट के हेड से, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या करेंगे? एडवाइस लेंगे, उनका बात वो मानने के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज या सीजीआई बोल देंगे वो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा, लेकिन वो उनसे एडवाइस लेते हैं। क्यों एडवाइस लेते हैं? क्योंकि कोई भी लॉ पास होने के बाद अगर उस पर कोई भी क्राइम होता है तो उसको जस्टिस सुनवाने का सारा राइट्स किसके पास है? सीजेआई के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर वो रूल्स या लॉ जो पास हुआ है वो अच्छा नहीं है और उस पर बहुत ज्यादा अगर केसेस आने लगेंगे तो प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट या बाकी जो छोटे कोर्ट से उन सबको होगा। इसीलिए सीजीआई से एडवाइस लिया जाता है, और एडवाइस लेने कौन जाता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि द जजेस अपॉइंटेड द एग्जीक्यूटिव, जजेस एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करेंगे ताकि वो उस बनाए हुए लॉ को क्या कर सके? चेक कर सके, और इसीलिए इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी बोलते हैं। तो लिखा भी है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज आल्सो कॉल्ड अ चेक ऑफ चेक एंड बैलेंस सिस्टम। रीजन ये है 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 रीजन है इसके। ठीक है, कि चेक और बैलेंस सिस्टम पावर शेयरिंग में हॉरिजॉन्टल फॉर्म को ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें अपने ही बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन में अगर कोई गलती आता है तो हम उसको अमेंड करके सही कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को क्या बोला जाएगा? सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस।
अब बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, पावर शेयरिंग इन कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज। ठीक है, पावर शेयरिंग इन कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज, ये लास्ट टॉपिक है। क्या लिखा हुआ है इस पे? इन कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। मतलब कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज में जो पावर शेयरिंग होता है उसके पास अलग अलग फॉर्म ऑफ कंपटीशन होते हैं। क्या क्या कंपटीशन होते हैं? सच कंपटीशन इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। क्या कि जो पावर है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में नहीं रहेंगे, वो पावर क्या रहेगा? शेयर्ड रहेगा, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स और आइडियोलॉजीज के बीच में। मतलब जो भी पावर है वो किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं है, वो मिनिस्ट्री डिवाइड कर दिया गया है कि आप भैया आप जो है क्या कीजिए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री संभाल लीजिए, आप एजुकेशन मिनिस्ट्री संभाल लीजिए, ठीक है, आप पीडब्ल्यूडी जो है मतलब ये तो इसी के अंदर में आ गया, आप जो है क्या कीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, इसका मिनिस्ट्री संभाल लीजिए। ठीक है, तो अलग अलग मिनिस्ट्री में पावर डिवाइड कर दिया जाता है ताकि सारा पावर एक पर्सन के हाथ में ना रहे, ताकि वो उसका मिस यूज ना कर पाए। अलग अलग पर्सन के हाथ में रहेगा तो वो पावर डिवाइडेड रहेगा, वर्क भी डिवाइडेड रहेगा, और जो रूलिंग पार्टी है उसके कैबिनेट मिनिस्ट्री के जो हेड है उनको प्रॉब्लम भी कम होगा, क्योंकि वो पावर तो डिवाइड कर दी है कि वो एरिया डिवाइड कर देते हैं कि आप इस एरिया का सारा वर्क कीजिए। फिर लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ शेयरिंग ऑफन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन अलायंस बिटवीन टू और मोर पार्टीज व्हिच गोस टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। ये लिखा हुआ आपको हम बता चुके हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज आपस में मिलकर एक पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी के लिए गवर्नमेंट बनाएंगे ताकि वो उस पर्टिकुलर कंट्री को रन करवा सकें, रूल कर सकें, और रूल वही करेंगे जिनको हम लोग चुने हैं। ठीक है, तो ये था पावर शेयरिंग इन कंटेम्पररी डेमोक्रेसी, मतलब अभी के डेमोक्रेटिक एरियाज या कंट्रीज में कैसे पावर शेयर्ड होता है, और अगर पावर शेयर होने के बाद भी प्रॉब्लम होता है तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चेक और बैलेंस सिस्टम, मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, तो ये पावर शेयरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो टॉपिक 1 में भी आपको बताए थे, और ये था टॉपिक 2 जिसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। अब पावर शेयरिंग से रिलेटेड इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे हम लोग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पढ़ लिए, वर्टिकल पढ़ लिए, और क्या पढ़ लिए, और क्या पढ़ लिए, कोलिशन गवर्नमेंट। लेकिन पहले के टाइम में ये सारे रूल्स तो थे नहीं, ठीक है, पहले के टाइम में ये सब नहीं थे। पहले के टाइम में क्या चलता था? मोनार्की, ठीक है, किंग रूल, राजा ही जो है रूल करेगा, राजा का जो है जो भी उसके क्या हो गए डिसेंडर्स होंगे वो फिर रूल करेंगे। ठीक है, फिर अब आया उसके बाद भी बहुत सारे रूल्स आए। अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी मतलब क्या होता है? किसी भी एरिया में जो सबसे नोबल पर्सन्स हैं, जो रिच पर्सन्स हैं, वो सारे जब रूल करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अरिस्टोक्रेसी। किंग रूल को क्या बोलेंगे? मोनार्की। उसके बाद ऑटोक्रेसी होता है, ऑटोक्रेसी, ऑटो मतलब ऑटो नहीं चलाना है, ऑटोक्रेसी मतलब सेल्फ रूल। एक पर्टिकुलर पर्सन जब रूल करेगा तो उसको ऑटोक्रेसी बोलेंगे। ठीक है, डिक्टेटरशिप, क्या होता है? डिक्टेटरशिप, ये भी एक रूल है, ये भी है रूल बाय वन, लेकिन इसमें जो रूल होता है ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, ये अपने अलावा किसी का बात नहीं सुनता है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिक्टेटरशिप। और एक होता है ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या होता है आपको ये कमेंट करके बताना है। ये पांचों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको एक्सप्लेन करना है, कॉपी में इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है खुद से। ठीक है, कि मोनार्की में क्या होता है, अरिस्टोक्रेसी में क्या होता है, ऑटोक्रेसी में क्या होता है, डिक्टेटरशिप में क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम से मिल जाते हैं, एमसीक्यू में लेकिन मिलेंगे। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि अगर किसी एरिया में किंग रूल है उस रूल को बोलेंगे क्या? तो क्या बोलेंगे? मोनार्की। कोई पर्टिकुलर एरिया में अगर रिच पर्सन, नोबल पर्सन रूल कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? अरिस्टोक्रेसी। डिक्टेटरशिप हो गया तो पूरा एक पर्टिकुलर पर्सन पूरे कंट्री पे रूल कर रहा है और खुद से ही कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग ला रहा है। उसके आगे सब क्या है? स्मॉल है, सब छोटे हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने अपनी सारी बातों को बदल सकता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल सकता है। जैसे अभी किम जोंग है तो किंग जोंग जो है वो डिक्टेटरशिप वाला रूल फॉलो कर रहे हैं। मोनार्की है, जैसे नेपाल में भी जाएंगे तो वहां पर अभी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, सिर्फ मोनार्की नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मोनार्की भी है। ठीक है, मतलब वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन भी चलता है, मोनार्की भी चलता है। तो बहुत सारे कंट्रीज के अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा रूल फॉलो होता है? डेमोक्रेसी। कौन सा रूल फॉलो होगा?
डेमोक्रेसी फॉलो होगा। तो ये ज्यादातर कंट्रीज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ही चलाते हैं, क्योंकि इसमें लोग ही खुद क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और उनके पास राइट्स होता है कि अगर ये सामने वाला जो रूलिंग पार्टी है हम लोग के लिए अच्छा वर्क नहीं कर रहा है तो हम लोग कुछ ईयर के बाद फिर से वोट देकर अपने दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। ठीक है। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बाद भी अगर देखेंगे तो बहुत सारे पार्टी सिस्टम होते हैं, जैसे कुछ कंट्री में वन पार्टी सिस्टम होता है। ठीक है, वन पार्टी सिस्टम, एक ही पार्टी होगा। फिर किसी कंट्री में टू पार्टी सिस्टम होते हैं और कुछ कुछ कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम होते हैं। ठीक है, कौन सा पार्टी सिस्टम? मल्टी पार्टी सिस्टम। जैसे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। ठीक है, वन पार्टी सिस्टम कहां है? जैसे चाइना में। मल्टी पार्टी सिस्टम कहां है? इंडिया में। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि टू पार्टी सिस्टम कौन से कंट्री में है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, कमेंट करके जल्दी से बताइए कि टू पार्टी सिस्टम कौन से कंट्री में है। ये भी एग्जाम का एमसीक्यू ही बता रहे हैं कि वन पार्टी सिस्टम को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा कंट्री का नाम बताओ जो वन पार्टी सिस्टम को फॉलो करता है, टू पार्टी सिस्टम को फॉलो करता है, मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो करता है। तो ये सारे आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ये भी बताना है कि आपको पावर शेयरिंग का वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं इस चैप्टर के थर्ड वीडियो के साथ, जिसमें इस चैप्टर का एमसीक्यू प्लस बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा और बाकी सारे जितने भी टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।